नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जो है हिरोशिमा नामक कविता, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? छायाएं दिशाहीन सब ओर इसलिए पड़ती है क्योंकि उस समय कोई सूरज नहीं उगा था। जब कभी सूरज उगता है तो उगते हुए सूर्य की विपरीत दिशा में छाया बनती है, लेकिन इस कविता में वर्णित सूरज तो मानव निर्मित बम था जो गिराया गया था। गिरने के बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ था और सारा शहर जो है प्रकाश में डूब गया था, इसलिए जो है छाया दिशाहीन हो गई थी। नेक्स्ट, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? जब किसी क्षेत्र पर परमाणु बम गिराया जाता है तो वहाँ सब कुछ जलने लगता है। उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे प्रलयकारी सूर्य दोपहर के समय प्रज्वलित होकर सब कुछ सोख रहा है, अर्थात सब कुछ जल जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो मनुष्य की छाया सड़क के किनारे झुलसे हुए मिल के पत्थरों तथा सीमेंट से बनी पक्की सड़कों पर बनी हुई है। नेक्स्ट, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो आज भी हिरोशिमा में साखी के रूप यानी साक्षात्कार के रूप में, यहाँ पर जो है साखी यानी साक्ष्य के रूप में क्या है? तो अर्थात साक्ष्य के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए विकृत पत्थर और तहस नहस इमारतें, टूटी फूटी सड़कों पर मनुष्य के महत्वाकांक्षी विवेकहीन सोच के विनाश बने हुए निशान जो है बने हुआ है। इन्हीं साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि अतीत में यहाँ अमानवीय दुर्दंता का नंगा नाच हुआ है। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसी को आधार बनाकर जो है ये कविता लिखा गया है, जिसके राइटर जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी है। उसके चित्रों को जो है यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं कि हिरोशिमा पर जब बम गिराया जाता है उसके बाद की स्थिति क्या होती है। इसमें बहुत ही मार्मिकता के साथ जो है वहाँ के छवि को प्रस्तुत किया गया है शब्दों के माध्यम से। कुंवर नारायण जी जो कि लिखते हैं एक वृक्ष की हत्या। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कवि को वृक्ष एक बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है क्योंकि वह हर समय सीना ताने घर के दरवाजे पर तैनात खड़ा रहता है। जैसे एक चौकीदार घर की सुरक्षा में दरवाजे पर खड़ा रहता है, ठीक वैसे ही वृक्ष भी कवि के दरवाजे पर हमेशा लहराता हुआ खड़ा है। इस बार लौटने पर वहाँ नहीं था, यानी कवि को जो है वृक्ष ऐसे लगता है जैसे मानो चौकीदार हो, जैसे चौकीदार अपने सेवा में तत्पर रहते हैं और गेट के पास खड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है कवि का वृक्ष जो है चौकीदार की भांति उनके दरवाजे पर खड़ा था। कवि और वृक्ष में क्या संवाद होता है? वृक्ष का मानवीयकरण कर कवि ने वृक्ष के साथ निम्न संवाद प्रस्तुत किया है। वृक्ष दूर से कवि से पूछता है, कौन? कवि जवाब देता है, दोस्त, यानी मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, कोई अनजान नहीं हूँ। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों से बचाने की बात करता है? घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा और खद्यानों को, जंगलों को और स्वयं मनुष्य जाति को हो जो बचाने की बात कर रहा है। सोचिए कि ये कविता जो है कितने वर्षों पूर्व लिखा गया है, लेकिन ये बात आज के डेट में सार्थक हो रही है कि नदी हमारी विलुप्त होती जा रही है, हवा जो हमारा प्रदूषित हो जा रहा है, खदान जो कि विस्फोट हो रहे हैं, जंगल जो कि दिनों प्रतिदिन जो है कटते जा रहे हैं। कवि जो है कुंवर नारायण जी कितने दिव्य दृष्टि थे जो घर, शहर और देश के बाद नदी, हवा और खदान, जंगल को बचाने की बात जो है कह रहे हैं, लेकिन आज के डेट में ये सारा जो है नष्ट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। बीरेन डंगवाल जी की कविता है हमारी नींद। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है चित्र। कविता के प्रथम अनुच्छेद में जीवन की विकास प्रक्रिया का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें मानो या ना मानो, किंतु ये सच है कि जीवन हमारे सुसुप्ति अवस्था में ही विकसित होती है। कवि गरीब बस्तियों को क्यों उल्लेख करता है? कवि ने गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोगों ने भी अब सुविधा युक्त आराम का जीवन जीना आरंभ कर दिया। इसमें जीवन का अक्सर लापरवाही का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट, इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी लोग रहते हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर अक्सर गालियाँ देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को जो है
कभी स्वीकार नहीं करते, वे अपनी भूल को मानने से इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट है अनामिका जी का जो है अक्षर ज्ञान, इसके महत्वपूर्ण हाईलाइट प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। कविता में किन 3 उपस्थितियां हैं? तो कविता जो है, प्रस्तुत कविता अत्यंत कलात्मक और सांकेतिक है। कविता में 3 उपस्थितियां जो है कबूतर, खरगोश और बच्चे की है। कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। कवित्री ने क का विवरण स्पष्ट करते हुए कि कहा कि व्यंजन वर्णों में क प्रथमाक्षर होता है, इसका उच्चारण जो है हमेशा कंठ से होता है। क का उच्चारण कंठ से होने के कारण ही बच्चा इसमें कठिनाई का अनुभव करता है, क्योंकि यह उसके जीवन का प्रथम प्रयत्न होता है। नेक्स्ट, खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का अभिप्राय क्या है? तो खालिस बेचैनी खरगोश की है। बेचैनी का तत्पर्य अविरल यानी लगातार, बिना जो है चैन लिए हुए है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेचैनी यानी बिना चैन का। बेटे के लिए अंगा क्या है और क्यों? बेटे के लिए अंगा माँ और उसकी गोद में बैठा हुआ बच्चा है, क्योंकि बेटे को यह आकृति वैसे ही दिखाई देती है और संभवतः माँ भी सिखाने क्रम में इसी रूपक का जो है प्रयोग करती है। आप देख सकते हैं कि अंगा है, अंगा के नीचे एक जो छोटा सा बिंदु है, इसी पर अनामिका जी बोलते हैं कि माँ जो है अंगा है, माँ और उसके गोद में बैठा हुआ बच्चा। ठीक माँ भी वैसे बच्चों को वैसे ही सिखाती है, अपने गोद में बैठा करके। इस रूप का जो है चित्रण किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीवनानंद दास जी का जो है लौटकर आऊँगा फिर कविता। इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। कवि किस तरह से बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है? कवि ऐसे बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है जहां धान के खेत लहराते हैं और जहां कलकल करती नदियां बहती, अर्थात कवि प्राकृतिक श्री संपदा में संपन्न बंगाल में लौटकर आने की बात करता है। अगले जन्म जीवन में क्या क्या बनने की संभावनाएं व्यक्त करता है? तो कवि जो है अगले जीवन में अबाबिल, उल्लू, कौवा, सारस, बच्चा, नाविक आदि बनने की संभावना जो है व्यक्त करता है, क्योंकि पूरे रूप में पुनर्जन्म लेकर अपनी मातृभूमि में ही वास करना चाहता है। नेक्स्ट, अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? तो नहीं, यह कवि के साथ साथ जनसाधारण की इच्छा है, जो हर प्रकृति प्रेमी देशभक्त की जो है इच्छा होती है कि मैं जब भी जन्म लूँ भारत में ही जन्म लूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेनर मारिया रिल्के जी का जो है मेरे बिना तुम प्रभु क्या कर पाओगे। इनका ये कविता जो है बहुत ही अच्छा है। हम लोग इसके हाईलाइट प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। कवि अपने को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है? तो कवि स्वयं को जल पात्र और मदिरा इसलिए कहता है क्योंकि ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्रों में ही निवास करता है, इसलिए जो है कवि अपने को जल पात्र और मदिरा कहता है। संदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो संदार लबादा ईश्वर का गिर जाएगा, क्योंकि यदि भक्त का अस्तित्व नहीं रहेगा तो भगवान का भी कोई महत्व अथवा अर्थ नहीं रह जाएगा। कवि किसको कैसा सुख देता है? कवि अपने कपोलों की नर्मशैया पर विश्राम कर ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख प्रदान करता है और उसे चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख देता है। कवि को किस बात की शंका है? कवि को इस बात की शंका है कि वह हम भक्त के बिना क्या करेगा, क्योंकि भक्त के बिना ईश्वर वृत्तिहीन, भेषहीन, स्वागत विहीन, गृहहीन और सुखहीन हो जाते। वे भक्त के बिना कहीं कुछ नहीं कर पाते। कविता किसके द्वारा किसको संबोधित करती है? यानी कविता एक भक्त के द्वारा भगवान को जो है संबोधित करती है। यह प्रस्तुत कविता जो है यहाँ पर रेनर मारिया रिल्के जो जी हैं बताते हैं मेरे बिना तुम प्रभु। यहाँ पर कविता पर जो है भगवान के प्रति और मानव के प्रति जो है एक संबंध दर्शाया गया है कि अगर ईश्वर नहीं रहेंगे तो फिर मानव जो है अपना आस्था किस में दर्शाएगा, और अगर मानव नहीं रहेगा तो फिर ईश्वर का पूजन करके इसको ईश्वर कौन बनाएगा। तो ये कविता जो है दोनों के प्रति जो है संबंधों को स्थापित करता है। अगर ईश्वर नहीं रहेगा तो फिर मानव का जो है मनोकामना कौन पूर्ण करेगा।
अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो फिर भगवान का मंदिर कहाँ से बन पाएगा। इस कविता का जो है भाव स्पष्ट किया गया है रेनर मारिया रिल्के जी का, उनके द्वारा। तो चलिए आप लोग जो है काव्य खंड के महत्वपूर्ण हाईलाइट प्रश्नों को जो है मैंने करा रखा है, आप लोग इसको जितना जल्द हो उसको देख लीजिए और अपने तैयारी में यूं ही लगे रहिए, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम चंद दिनों बाद आरंभ जो है होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ साथ जो है अपनी तैयारी को रफ्तार यूँ ही देते रहिए और अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल का जो इस चैनल पर बनाए जा रहे वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ कमेंट करें और ये वीडियो ऐसे लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करें जिनका जो है 10th या 12th का एग्ज़ाम होने वाला हो, ताकि उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए और चैनल का लिंक पहुंचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।